करोड़ पे एमबीबीएस पे लगा चुके हो। अब यूएसएमएलई अगर करने स्टार्ट करो तो 60 लाख रुपया यूएसएमएलई पे आपको चाहिए। 60 लाख मिनिमम आपको चाहिए। तो आपके घर वालों ने तो आपको कहना है कि दुनिया से कूच कर जाओ। ऐसे नहीं। ऐसे ही है सर। बहुत खर्चे हैं पेपरों के यार। बस अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। हम्म। तो चलिए बस 2 मिनट जी, मैं सबका वेट कर लें फिर स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर जोहा, मेरी आवाज आ रही? यस सर। क्या हाल है? ओके डॉक्टर जोहा। सर ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का करम। हाउस जॉब को अच्छी सर तरह आज आखिरी करना। क्लास है। जी यही की आखिरी है आज, इसके बाद हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जरा वो देखिएगा रोस्टर में क्या है, उसके स्केड्यूल सर में क्या लिखा नेक्स्ट हुआ तो है। न्यूरो है वैसे तो। बस फिर न्यू कर लेते हैं। जी सर, जीआईटी से पहले मस्कुलोस्केलेटन थी और जीआईटी के बाद न्यूरो है। कैसे मस्कुलोस्केलेटल करते हैं? सर न्यूरो करवा दें। न्यूरो कर लेते हैं, न्यूरो भी लेंथी है। 15 दिन लगा देना न्यूरो में। उसके बाद फिर फोन हो जाएगा। यस सर। चलें जी। तो हमारा टॉपिक क्या जी आज का? आते हैं महाराज जोया उसामा, सबको मेरी आवाज आ रही? यस सर। यस सर। चलें तो हम लोग पढ़ते हैं जी। हमारा आज फार्मा है। तो फार्मा जो है वो बस मेजर मेजर ही आती है जी, एक ही ऐसे कोई औखा नहीं है। तो सबसे पहले लिखें पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। पीपीआईज। पीपीआई सबसे पहले नाम लिख लें। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स, पीपीआई। तो ये आप जेनेरिक नेम लिखिएगा। इसोमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, एंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल। ये लिख लें सारे नाम। हाउस आप देखोगे आगे आप लोगों को हाउस जॉब में डिफरेंट जो है वो मिलेंगे इनके नाम। वो ऐसे कर मोड़ दो यार। तो लिख लो तो मुझे बता देना। लिख लिए? यस सर। चलें अब ये पीपीएस जो है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये बेसिकली करते क्या हैं? हमारे स्टमक में जो पराइटल सेल्स होते हैं, हमारे स्टमक में जो पराइटल सेल्स हैं उनके ऊपर एक ट्रांसपोर्टर होता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। उसके ऊपर हमारा एक ट्रांसपोर्टर होता है, हाइड्रोजन पोटाशियम हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस चैनल। इसको जो है वो, ये जो हमारी पीपीआई ड्रग्स हैं, इसको इनहिबिट करती हैं, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस चैनल को। एमसीक्यूज आता है पेपर में। तो हमारी पीपीआई ड्रग्स ब्रोस किस चैनल को इनहिबिट करती हैं पराइटल सेल्स के? जी ब्रोस, हाइड्रोजन किस? पोटाशियम एटीपी। हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस। पेपर का क्वेश्चन है। तो जब ये चैनल आपका बंद हो जाता है तो फिर आपके जो एचसीएल की प्रोडक्शन है स्टमक से वो कम हो जाती है। तो ये इनका मैकेनिज्म है। तो डॉक्टर साहब वीडियो क्लियर है? यस सर, वीडियो क्लियर है। चले तो उसके बाद आगे लिखेंगे। तो पीपीआई ड्रग्स क्या करती हैं? पाराइटल सेल्स पे एक्ट करती हैं और हमारे हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपी चैनल को ब्लॉक करती हैं। अच्छा अब पीपीआई के यूज लिख लो। पेप्टिक अल्सर्स में, गर्ड में, पेप्टिक अल्सर्स, गर्ड। ठीक है, उसके बाद ज़िलिंगर सिंड्रोम। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा हुआ है, आपने बस लिखते जाना है। ज़िलिंगर ज़िलिंगर सिंड्रोम। ठीक है, ज़िलिंगर सिंड्रोम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आपका एच पाइलोराई इन्फेक्शन। ये सारी कंडीशन जो भी लाइक अल्सर अल्सर से रिलेटेड, ये सारी कंडीशन में हम क्या करते हैं?
पीपीआई यूज करते हैं। तो पीपीआई जो है वो इनके साइड इफेक्ट लिखो। साइड इफेक्ट्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी पब्लिक को नहीं पता। हमारी पब्लिक पीपीआई को खाना स्वाब समझती है। हमारी अम्मियाँ, हमारे अब्बू, हमारे रिश्तेदार वो क्या करते हैं जी, मैदे में थोड़ी सी जलन हुई है जी, ओमेप्राजोल खा लिया। ठीक है, तो ये काम नहीं करना, इनका साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पीपीआई क्या करते हैं, निमोनिया का रिस्क बढ़ाते हैं। इसलिए पीपीआई देने से निमोनिया हो जाता है। पीपीआई जो है वो इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाते हैं। अब जाहिर है आपका जब स्टमक का एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा तो बैक्टीरिया तो जिंदा रहेंगे। एसिड बैक्टीरिया को मारता है ना। तो जब आप पीपीएच लोगे, एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा तो बैक्टीरिया को मौका मिलता है सरवाइव करने का। जब एसिड नहीं बनता तो रिस्क ऑफ निमोनिया, रिस्क ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अच्छा, उसके बाद पीपीएच का जो अगला साइड इफेक्ट आ जाता है, पीपीएच जो है वो आपकी हड्डियां खराब करते हैं, ऑस्टियोप्रोसिस। पीपीएच जो है वो आपके इसमें किडनी खराब करते हैं, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो पीपीआई जो है वो आपके क्या करते हैं जी, काज अल्लाह भला करे, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। ठीक है, पीपीआई जो है वो आपके काज करते हैं जी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। ठीक है, तो पीपीआई जो है ये सारी कंडीशंस कॉमन कॉमन काज करते हैं। इसलिए पीपीआई को बिला वजह नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पीपीआई ओस्टियोप्रोसिस, हड्डियां खराब, गुर्दे खराब। ठीक है, मैदे का उसके बाद इंटेस्टाइन का इंफेक्शन। ठीक है, नमूनिया का रिस्क। ठीक है, उसके बाद जब आप पीपीआई लेते हो ना तो आपको डायरिया होता है। पीपीआई से डायरिया हो जाता है। इसलिए अगर एक पेशेंट को पहले डायरिया हो, उसको जरूरी नहीं है कि हर डायरिया वाले पेशेंट को आपने पीपीआई देना ही देना है। पीपीआई डायरिया को वर्स कर देते हैं। तो ये एक कंडीशन है जो आप लोगों ने याद रखनी है, जो पीपीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। जी ब्रोस, क्लियर है। यस सर। उसके बाद अगले लिखे जी, हमारी अगली ड्रग्स हैं जी, एंटासिड्स। अब ये जो एंटासिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो एंटासिड्स होते हैं ये एसिड की प्रोडक्शन को रोकते नहीं है। पीपीआई से क्या करते थे, स्टमक से एसिड प्रोड्यूस होने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। वो पीपीआई थे। ये जो एंटासिड्स होते हैं ना, ये एसिड की प्रोडक्शन को रोकते नहीं है। स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये काम क्या करते हैं कि जो एसिड ऑलरेडी आपका प्रोड्यूस हुआ हुआ है उसको खत्म करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। पाराइटल सेल्स पैक्ट नहीं करते। इनका काम एसिड के प्रोडक्शन को रोकना नहीं है। इनका काम जो एसिड प्रोड्यूस हो गया हुआ है, जो ऑलरेडी आपके स्टमक के अंदर एसिड पड़ा हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करना। उस इसका मतलब अगर आपको एमसीक्यूज आए कौन सी ड्रग है जो एसिड प्रोड्यूस होने से रोकती है, तो क्या कहोगे, सर पीपीआई। पीपीआईज। पीआई। कौन सी ड्रग है जो एसिड ऑलरेडी प्रोड्यूस जो है उसको न्यूट्रलाइज करती है, फिर क्या कहोगे, एंटासिड्स। एंटासिड। ठीक है, तो एंटासिड जो है वो ये आपके इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, तो इसमें आपकी आ जाती है जी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक तो आपके पास ये आ जाती है। तो एक तो ये एंटासिड है। इनके ना इंपॉर्टेंट चीजें जो आती हैं मैं वो लिखवाता हूँ। इसका साइड इफेक्ट आता है पेपर में, ये कब्ज काज करता है। एल्यूमिनियम जो है वो ये कब्ज काज करता है। ये फास्फेट की कमी करता है बॉडी में। फास्फेट कम होगी तो मसल्स वीक होंगे। इसके अलावा ये हड्डियां खराब करता है, ओस्टियोडिस्ट्रोफी करता है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ना साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद करने हैं, पेपर में आते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, हाइपोफास्फेट को कम करता है, हाइपोफास्फेटीमिया। बोन्स को खराब करता है, ओस्टियोडिस्ट्रोफी। मसल वीकनेस करता है। ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट पेपर में आते हैं और आपने याद रखने हैं। अच्छा, अगला जो एंटासिड है वो कौन सा है जी, कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट। ये एंटासिड्स क्या करते हैं, ये एसिड के साथ जाकर बाइंड हो जाते हैं ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट
ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी साइड इफेक्ट आता है। जाहिर है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम है, तो ब्लड में कैल्शियम हाई होता है, ब्लड में कैल्शियम हाई हो सकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आपको मिल्क अल्कली सिंड्रोम हो सकता है, मिल्क अल्कली सिंड्रोम हो सकता है। तो मिल्क अल्कली सिंड्रोम हो सकता है आपको कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से। बेसिकली ये जो मिल्क अल्कली सिंड्रोम होता है ना, शिराज माइक्रोफोन ऑन करो, शिराज, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मिल्क अल्कली सिंड्रोम इन हाइपरकैल्सीमिया? चलिए किसी और को पता हो जी विरोध। होता क्या बेसिकली, ये मिल्क अल्कली सिंड्रोम के अंदर जब आपका कैल्शियम ज्यादा होगा तो शराज वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी कि नहीं होगी? कैल्शियम ज्यादा होने से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। क्या किडनी के ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी? किडनी के अंदर एक एफरेंट आर्टरियल्स होते हैं, एफरेंट आर्टरियल्स होते हैं, वो क्या कर जाते हैं कैल्शियम हाई होने की वजह से? शराज, कंस्ट्रिक्ट कंस्ट्रिक्ट करने से किडनी का ब्लड फ्लो क्या आ जाता है, जीएफआर क्या आ जाता है, कम हो जाता है। और साथ में पेशेंट को जो है वो मेटाबॉलिक जो है वो अल्कलोसिस हो जाती है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाती है। तो बेसिकली जो मिल्क अल्कली सिंड्रोम के पीछे कहानी होती है ना, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन से स्टार्ट होती है और इससे किडनी इफेक्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह आपको मिल्क अल्कली सिंड्रोम जो है वो डेवलप होता है। बाकी इसका आगे बड़ा लंबा सारा मैकेनिज्म है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, तो लेकिन जो भी चीज आपका कैल्शियम हाई करेगी वो मिल्क अल्कली सिंड्रोम काज कर सकती है। अच्छा, उसके बाद अगला जो एंटासिड है वो कौन सा आ जाता है हमारे पास? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारे पास आ जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे एंटासिड्स हैं, इनके क्वेश्चंस भी आते हैं, इनको इग्नोर नहीं करना। इसका साइड इफेक्ट आता है, ये डायरिया करता है। बॉडी में मैग्नीशियम जब ज्यादा होता है ना, याद कर लो, मैग्नीशियम ज्यादा होता है ना तो आपके रिफ्लेक्सेस स्लो डाउन हो जाते हैं, हाइपोरिफ्लेक्सिया, हाइपोरिफ्लेक्सिया। मैग्नीशियम कम होने से बीपी लो हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो मैग्नीशियम डायरिया करता है, एल्यूमिनो हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल्क अल्कली सिंड्रोम करता है। ये चीजें याद रखनी है, पेपर में आती हैं, जरूर आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा भाई, एक चीज याद रखना, एक चीज अब याद रखना, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आपके जिन चीजों के अंदर डाईवैलेंट केटाइन होगा, केटाइन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वालों को कहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, आयरन है, आयरन पे क्या क्या लिखा होता है? Fe2 नहीं लिखा होता? ये डाईवैलेंट केटाइन नहीं हो गया? Fe2 नहीं लिखा हुआ? ये डाईवैलेंट क्या है? यस ये सर। क्या है डाईवैलेंट? ये क्या है? डाईवैलेंट केटाइन। तो आयरन मतलब Fe2+ लिखा होता है ना, टू से मुराद है डाईवैलेंट। मैग्नीशियम के ऊपर 2+ लिखा होता है जी ब्रोस, लिखा होता है। ठीक यस है, सर। कैल्शियम, कैल्शियम के साथ 2+ लिखा होता है। यस यस, सर। इसका मतलब ये है कि ये जो जिन चीजों के साथ Fe2, Mg2, Ca2, कैल्शियम, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन आपके कॉमन, हम अपने आयरन की गोलियां खाते हैं, कैल्शियम के अभी हमने एंटासिड्स लिए, और मैग्नीशियम भी वाला भी तो ये जितने भी चीजों में आपकी कोई गोली में कोई दवाई में मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन होगा ना, आप जब खा रहे होंगे ना, तो आप साथ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक नहीं खा सकते, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो होती है, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, ये आपकी डाई वैलेंट केटाइंस के साथ क्या हो जाती हैं? बाइंड हो जाती हैं। तो जब बाइंड हो जाती हैं तो टेट्रासाइक्लिन खाने का कोई फायदा नहीं होता, वो आपकी इंटेस्टाइन से निकल जाती है। आप आयरन की गोली खाओ, आयरन का कैप्सूल खाओ, साथ टेट्रासाइक्लिन खाओ, ना आयरन का फायदा होना, ना टेट्रासाइक्लिन का फायदा होना, क्योंकि आयरन और टेट्रासाइक्लिन दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे और आपके पखाने में निकल जाएंगे। तो क्या टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स वगैरह को हम लोगों को डाईवेलेंट के टाइम्स के साथ लेना चाहिए जीवरोज? नो सर। नहीं लेना चाहिए। इसलिए ये जो हमारे सोसाइटी में
एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, दूध के साथ गोली खानी, ये काम बंद करें। दूध के साथ गोली खाने में, दूध में कैल्शियम है। अब दूध के साथ गोली खानी है जी टेट्रासाइक्लिन। तो क्या टेट्रासाइक्लिन का कोई फायदा होना है दूध के साथ खाने का? नो सर। नहीं। ठीक है। ना दूध का फायदा होया, ना दवाई का फायदा होया। अल्लाह अल्लाह खैर चला। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जब भी कोई चीज ऐसी ले रहे हो जिसमें डाईवेलेंट के टाइम्स हो, वहां पे आपने अवॉइड करना है किस चीज को? आपने अवॉइड करना है एंटीबायोटिक्स को, स्पेशली टेट्रासाइक्लिन फैमिली की, क्योंकि ये आपकी डाईवेलेंट के टाइम्स के साथ बाइंड होते हैं। आगे चलें जी, आतिम sama। यस सर। इसके बाद अगली ड्रग है जी हमारी, ये हमारी इंटरव्यू जो है वो खत्म हो गई, अगली छोटी सी ड्रग है, लेकिन ये पेपरों में जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये चीजें याद करनी है। बिस्मथ। एक होती है बिस्मथ और एक होती है सुक्रोल्फेट। ये ड्रग क्या करती हैं? ये दो ड्रग्स है ना, बिस्मथ एंड सुक्रोल्फेट। ये क्या करती हैं? ये ड्रग करती ये हैं, आपके स्टमक में, ड्यूडेनम में, इंटेस्टाइन में, जहां पर कहीं पे अल्सर होता है ना, उस अल्सर के ऊपर जाके लग जाती हैं। अल्सर को ऊपर से जाके कवर करती हैं, ताकि अल्सर फर्दर वहां से बढ़े ना। तो ये ड्रग्स का क्या काम है, बिस्मथ का, सुक्रोल्फेट का ब्रोस? ये अल्सर के ऊपर जाके क्या आ जाती हैं जी ब्रोस? अल्सर के बाइंड साथ हो ऊपर जाती जाके उसको कवर कर देती हैं, अल्सर को नीचे छुपा देती हैं, अल्सर को नीचे टक टक ढक देती हैं। ठीक है, वो उसको कवर कर देती हैं, ताकि अल्सर फर्दर वर्स ना हो। इसलिए आपने देखा होगा ये जो मैदे के अल्सर होते हैं, आप वहां पे भी जो है वो सुक्रोफेट बिस्मथ जो है वो देते हो। कोई बायोप्सी करते हैं इंटेस्टाइन वगैरह की, स्टमक की, तो बाद में पेशेंट को ये सिरप देते हैं। तो अल्सैनिक सिरप सुना है आप सब लोगों ने ब्रोस? अल्सैनिक सिरप सबने सुना हुआ है ना, अल्सैनिक सिरप। उस यार ये क्या मसला है, इसको क्या हो रहा है? अल्सैनिक सिरप, अल्सैनिक सिरप जो होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है ये ब्रोस? सुक्रोफेट, ये लिखा हुआ है ना, अल्सैनिक यस सिरप। सर। तो ये क्या करता है? तो क्यों देते हैं हम अल्सैनिक सिरप? बेसिकली इसका पर्पस होता है आपके, जहाँ पे अल्सर आ जाए ना जीआई ट्रैक में, ये उसको ऊपर से जाके कवर करते हैं, अल्सर के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं, ताकि वहां से अल्सर फर्दर डैमेज ना हो। और ये एंटीबायोटिक वाला काम भी करते हैं, इनका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है। इसीलिए अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, एक डायरिया होता है ट्रेवलर्स डायरिया, तो जो ट्रैवलिंग के दौरान ट्रैवलर्स को होता है, और ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया करता है ट्रैवलर्स डायरिया। तो ई कोलाई, तो इसकी एक टाइप होती है टॉक्सिजेनिक, ई कोलाई टॉक्सिजेनिक बैक्टीरिया की टाइप होती है। तो ये जो ट्रेवलर्स डायरिया होता है ना, इसमें अगर आपको ड्रग आ जाए, कौन सी देंगे? तो हम कौन सी ड्रग कहते हैं, कौन सी देंगे ड्रग? बिस्मथ सब सैलिसाइलेट, क्योंकि ये जो है, ये अल्सर्स को तो कवर करती करती है, ये एंटीबैक्टीरियल भी होती है। तो बिस्मथ इज द ड्रग फॉर गिवरोस ट्रेवलर्स डायरिया। ठीक है, बिस्मथ जो है वो आपकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा रखती है। तो अगर आपको जीआई ट्रैक में कहीं कोई अल्सर हो, तो क्या ड्रग लगाओगे, बिस्मथ या सुपरफेट, दोनों में से जो भी लिखा हो। तो अगर ट्रेवलर्स डायरिया के लिए आ जाए तो आप क्या लिखोगे ब्रोस? जल्दी ना दस दो। बिस्मथ। बिस्मथ। ठीक है, उसके बाद है जी अगली ड्रग है जी मिसोप्रोस्टोल। ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। मिसोप्रोस्टोल बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन है। एक गल याद रखो, मिसोप्रोस्टोल नंबर वन, प्रेग्नेंट फीमेल को ना दे देना, कुट भी पड़ेगी और जेल में भी जाओगे। प्रेग्नेंट फीमेल को ना दे देना, कुट भी पड़ेगी, जेल में भी जाओगे, क्योंकि ये क्या करवाती है जी ब्रो? अबॉर्शन। अबॉर्शन। अबॉर्शन करवाती है, पहले तो इसका ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो एक तो आपने अबॉर्शन करवाने के पर्पस के लिए तो ये यूज होती है, लेकिन हम जीआई में पढ़ रहे हैं, हम जीआई में इसलिए पढ़ रहे हैं कि मिसोप्रोस्टोल जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन है बेसिकली। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं, वो आपके स्टमक को के अंदर क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? म्यूकस प्रोड्यूस करवाते हैं। क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? म्यूकस।
ताकि स्टमक आपका एसिड से क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, बचा रहे। तो क्योंकि स्टमक के अंदर एसिड होता है, एसिड जो होता है वो स्टमक को डैमेज करता है। तो हमारा स्टमक क्यों नहीं डैमेज होता? हमारे स्टमक को कौन बचाता है एसिड से? हमारे स्टमक के अंदर कौन सी चीज है जो हम हमें स्टमक के एसिड वाले इफेक्ट से बचा रही है? म्यूकस। तो हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस होता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है स्टमक के एसिड से। इस तरह तो स्टमक अपने ही एसिड से खुद डैमेज हो जाए, लेकिन स्टमक हमारा क्यों डैमेज नहीं होता? बिकॉज हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमें स्टमक के म्यूकस प्रोडक्शन करवाते हैं ताकि स्टमक के एसिड से बचा जा सके। तो मिसोप्रोस्टोल देने से क्या प्रोस्टाग्लैंडिन्स वाला काम होगा? यस और नो? यस होगा। तो यस सर। मिसोप्रोस्टोल जब हम देंगे तो हमारे स्टमक के अंदर किस चीज की सिक्रीशन, क्या ज्यादा प्रोड्यूस होगा जी विरोध मिसोप्रोस्टोल देने से? म्यूकस। म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस, जिससे स्टमक को फायदा होगा, स्टमक एसिड से महफूज रहेगा। यस यस। सर। तो ये जो हम लोग एनसेड्स गोलियां खाते हैं, डाइक्लो, ब्रूफन, नेप्रोक्सन, ये जितनी एनसेड गोलियां हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को क्या करती हैं? कम करती हैं ना। इनहिबिट। तो आप अगर ब्रूफन खाते हो 10-15 दिन, 20 दिन, तो क्या आपके स्टमक के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन बंद हो जाएंगे बनना जब आप एनसेड्स लोगे? हो जाएंगे। तो क्या आपके प्रोस्टाग्लैंडिन जब नहीं होंगे तो आपको स्टमक के अंदर अल्सर बनने का रिस्क है? क्योंकि हमें प्रोस्टाग्लैंडिन तो स्टमक के लिए बहुत फायदेमंद है, स्टमक को तो बचाते सर। हैं ये एसिड से। तो जब आप एनसेड्स लेते हो, प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे नहीं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे, म्यूकस बनेगा स्टमक के अंदर? नहीं। तो क्या स्टमक के अल्सर होने का रिस्क होगा जब म्यूकस नहीं बनेगा? यस। इसका मतलब ये है, एनसेड्स आपके स्टमक अल्सर्स करते हैं क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं जी ब्रोस? इनहिबिट। इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करते हैं। इसीलिए अगर किसी पेशेंट को एनसेड्स दे रहे हो तो उसको साथ क्या दे सकते हो जी ब्रोस? जी मिसोप्रोस्टोल। ब्रोस क्या दे सकते हो? मिसोप्रोस्टोल दे सकते हो ना? यस, दे सकते हैं, क्योंकि हमें यस पता सर। है कि हमारे एनसेड्स ने जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन रोक देना है। तो हाँ, आपको जो पता है कि आपके प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे जब एनसेड्स देंगे, तो आप पेशेंट को साथ एनसेड्स के साथ बाहर से क्या दे दो? मिसोप्रोस्टोल दे दो, ताकि स्टमक बचा रहे। तो एनसेड्स प्लस मिसोप्रोस्टोल दे सकते हैं अगर हम लंबे अरसे तक एनसेड्स यूज करना चाहते हैं किसी पेशेंट में। यस सर। यस, दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट को रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, उसको जोड़ों का प्रॉब्लम है, और उसको एनसेड्स जो है वो हमने देने हैं, तो जोड़ों का प्रॉब्लम है, एनसेड्स देने हैं, लेकिन एनसेड्स से अल्सर होंगे, तो एनसेड्स के साथ आप क्या ऐड करो? पीपीआई ऐड करो या मिसोप्रोस्टोल ऐड करो? क्या दो? सबसे पीपीआई। बेस्ट क्या है? पीपीआई। पीपीआई जैसा काम कोई और चीज नहीं कर सकती। इसीलिए अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्वेश्चन आए या कोई भी वजह से आपको एनसेड्स देने पड़े, तो पीपीआई के साथ जो बेस्ट एनसेड्स हैं वो काम मिसोप्रोस्टोल नहीं उस लेवल पे जाके कर सकते। इसलिए अगर किसी पेशेंट को एनसेड्स दे रहे हैं तो बेस्ट यही है साथ कि उसको क्या दें रोज? पीपीआई के मिसोप्रोस्टोल? पीपीआई। पीपीआई। ठीक है, अगर मीन्स पीपीआई का ऑप्शन नहीं है, फिर आप क्या ऐड कर दो साथ? पीपीआई प्लस जीरो मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रो। लेकिन अवॉइड करना है मिसोप्रोस्टोल को कौन से लोगों में? प्रेगनेंसी में। ठीक है। प्रेगनेंसी। उसके बाद ऑक्ट्रियोटाइड, ये हम लोग पढ़ पढ़ थक चुके हैं। ऑक्ट्रियोटाइड क्या है जी? ये सोमैटोस्टेटिन एनालॉग है। ये क्या करती है? बाकी हार्मोन्स के प्रोडक्शन को रोकती है। ऑक्ट्रियोटाइड को हम लोगों ने ज़िलिंगर सिंड्रोम के अंदर पढ़ा, यस, इसमें भी यूज करते हैं। ऑक्ट्रियोटाइड को हमने एसोफेजियल वायरसेस में पढ़ा, यस, इसमें भी यूज करते हैं। ऑक्ट्रियोटाइड को हम लोग वाइपोमा में पढ़ा, यस, जिसमें वीआईपी हम इसमें भी यूज करते हैं। ऑक्ट्रियोटाइड को हम लोगों ने कार्सिनोइड ट्यूमर्स में दिया था, यस, इसमें भी हमने दिया। क्योंकि
वाइपोमा में वीआईपी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। कार्सिनोइड ट्यूमर्स में अल्लाह ताला भला करे, सेरोटोनिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। एसोफेजियल वायरसेस में खून की उल्टी आ रही है, ठीक है, और हमने नाइट्रिक ऑक्साइड कम करना है जीआई में। ज़िंगर सिंड्रोम के अंदर गैस्ट्रिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा हमने एक्रोमेगाली पढ़ा था, एक्रोमेगाली, जिसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इसमें एक्रोमेगाली में ग्रोथ हार्मोन को रोकना है हम लोगों ने। तो ये सारी कंडीशन में हम क्या करते हैं रोज, क्या देते हैं पेशेंट को? ऑक्सीडाइड। ऑक्ट्रियोटाइड। इसके अलावा मैंने एक ये भी होता है, लैम्ब्रियोटाइड, ठीक है, लैम्ब्रियोटाइड भी होता है, ऑक्ट्रियोटाइड भी होता है। लेकिन ऑक्ट्रियोटाइड का साइड इफेक्ट क्या है? नाउजिया, स्टीथोरिया, ठीक है, लाइक डायरिया होता है। स्टीथोरिया क्यों होता है? क्योंकि ऑक्ट्रियोटाइड देने से क्या नहीं प्रोड्यूस होगा? सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन। जब कोलिसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्या बाइल आएगा इंटेस्टाइन में? नो सर। नहीं, जब बाइल नहीं आएगा क्या फैट डाइजेशन होगी? नो सर। आपने सोमेटोस्टैटिन दिया, आपने ऑक्ट्रियोटाइड दिया, और ऑक्ट्रियोटाइड ने क्या किया? सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन बनने से क्या कर दिया ब्रोस? इनहिबिट कर दिया। इनहिबिट कर दिया। जब कोलिसिस्टोकाइनिन इनहिबिट हो गया, तो क्या बाइल आएगा इंटेस्टाइन में? नहीं आएगा। तो क्या डायरिया हो जाएगा, स्टीथोरिया होगा, फैट लॉस होगी? तो सीसी के देने यस से सर। स्टीथोरिया होता है, यस और नो? यस होता है। स्टीथोरिया देने से जब गाल ब्लैडर सॉरी, स्टीथोरिया देने से कह रहा हूँ अपना, ऑक्सीडाइड। हाँ, ऑक्ट्रियोटाइड देने से जब पेशेंट को गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, क्या गाल ब्लैडर स्टोन बन सकते हैं? यस और नो? यस सर। इसीलिए जो ऑक्ट्रियोटाइड का कॉमन साइड इफेक्ट्स में एक तो गाल ब्लैडर स्टोन्स का क्वेश्चन आता है, एक स्टीथोरिया का क्वेश्चन आता है। ये आप लोगों ने जरूर याद रखना। उसके बाद आगे लिखें जी, सल्फा सालाजीन। ये हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस अब तो आपको मैं बस एक सीधी सीधी लाइनें लिखवा रहा हूँ। सल्फा सालाजीन ड्रग और शायद से किस चीज की? जी ब्रो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की, जिसमें हमने पढ़ा था क्रोन डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है। सल्फा सालाजीन क्रोन डिजीज में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम जो है वो देते हैं, ठीक है। अब सल्फा सालाजीन जो है, ये आपकी, इसका साइड इफेक्ट आता है पेपर में। एक तो प्रेगनेंसी में सेफ है, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं सल्फा सालाजीन। साइड इफेक्ट आता ये है कि ये स्पर्म्स को कम करती है, इसको याद रखना। ये ओलिगोस्पर्मिया करती है, ओलिगोस्पर्मिया करती है, ये स्पर्म्स को कम करती है, ओलिगोस्पर्मिया करती है, स्पर्म्स को कम करती है सल्फा सालाजीन। अच्छा, उसके बाद आगे लिखो जी, अगली ड्रग। अगली ड्रग है जी लोपेरामाइड, ठीक है। ये ओपियाइड है जी, लोपेरामाइड, ठीक है। तो ये जो लोपेरामाइड ड्रग है, ये आपकी ओपियाइड है। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब कौन सा डायरिया हो? जी ब्रोस, डायरिया की टाइप्स होती है ना, कौन सा डायरिया हो? सेक्रेटरी डायरिया हो। जब आपने इंटेस्टाइन की secretions को रोकना है, तब देते हैं सेक्रेटरी डायरिया। लाइक आपका कॉलरा, ये जो कॉलरा होता है, हैजा जिसे हम कहते हैं, ये कौन सा डायरिया होता है हैजा ब्रोस? कॉलरा। सेक्रेटरी डाइट। हैजा, हैजा जो होता है उसे कॉलरा कहते हैं ना। तो हैजा हो गया जी, वो भी सेक्रेटरी डायरिया। ये जो वाइपोमा हमने पढ़ा, इसमें भी कौन सा डायरिया होता है? सेक्रेटरी डायरिया। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपका सेक्रेटरी डायरिया करे, आप वहां पे लोपेरामाइड दे सकते हो, क्योंकि ये ओपियाइड है ना। ओपियाइड जो होते हैं, जब हमारे इंटेस्टाइन की सेक्रीशंस को क्या करते हैं ब्रोस? ओपियाइड कॉन्स्टिपेशन करते हैं ना। इसलिए हम सेक्रेटरी डायरिया के अंदर क्या ये ड्रग दे सकते हैं, ओपियाइड्स, लोपेरामाइड जी ब्रोस? यस सर। यस। लेकिन इन्फेक्टिव डायरिया हो, उसमें आपने नहीं दे। नहीं देने, क्योंकि इन्फेक्शन है। आप लोपेरामाइड दोगे, कब्ज हो जाएगी, इन्फेक्शन अंदर ही रहेगा पेशेंट के। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जब
ओटी रुक जाएगी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इन्फेक्शन और वर्स नहीं हो जाएगा, पहले के अंदर से गंदा मंदा